अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग एनसीईआरटी के अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य और राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में, जो कि आपको ये एक टॉपिक है, चैप्टर है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे कि जो आपको एक कहानी के माध्यम से समझाया जाएगा। जैसे चुनाव का दिन से यहाँ पर जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उनके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। मतलब उनके नाना नानी क्या कर रहे हैं, वोट देने जा रहे थे, यानी कि वोट देने जा रहे थे। ठीक है, चुनाव का समय था तो वोट देने जा रहे थे। दरअसल वो चुनाव केंद्र पर सबसे पहले हो पहुंचना चाहते थे, और दरअसल उनके जो नाना नानी है वो केंद्र पर सबसे पहले, जहां चुनाव हो रहा है वहां सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। ठीक है, शंकरन ने जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। आखिर वो शंकरा जो लड़का है वो जानना चाहता था कि आखिर उनका नाना नानी इतना जो उत्साहित क्यों है, इतना खुशी क्यों है आखिर वोट देने जाने के लिए। उसके नाना जी ने उसे जल्दी ही जल्दी में ही समझाने की कोशिश की और कहा कि आज हम आपको हम आपको शासकों के चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से हम 1 मिनट लेते हैं टाइम। तो ये चीज समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग पूरे यहाँ पर अब ये कहानी के छोटा सा कहानी के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि कुछ लोग शासक कैसे बने, मतलब कुछ लोग जो शासक कैसे बने। यहाँ पर देखिए लगभग 50 वर्ष से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के लिए जरिए करते आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासन कैसे बनाते थे, बहुत सारे पहले, यानी कि प्राचीन काल की बात कर रहे हैं तो प्राचीन काल में शासन व्यवस्था कैसे था, वहाँ पर चुनाव था या नहीं था, किस तरह वहाँ पर लोग शासन व्यवस्था करते थे, उसके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। करीब 300 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित कर राजा के स्वरूप में प्रतिष्ठा हो गया था। मतलब उस समय क्या होता था कि बड़े बड़े यज्ञ किया जाता था। ठीक है, और यज्ञ कर कर राजा उनसे जीतता था। ठीक है, असमय यज्ञ एक ऐसा ही योजना है, मतलब ये एक ऐसा योजना था। इनमें से एक घोड़े को राजा के लोगों जो राजा के लोग हैं वो घोड़े को क्या करते थे कि देख रेख में स्वतंत्र विचारण, यानी स्वतंत्र विचारण के लिए छोड़ दिए जाते थे, यानी कि उसके को खुला छोड़ दिया जाता था। और उस घोड़े को, और उसे क्या किया जाता था कि इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ यानी यज्ञ कराने वाले राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। यानी कि इनको कहने का मतलब है कि एक कोई राजा जो शक्तिशाली राजा है वो क्या करेगा कि अपने एक घोड़े को छोड़ेगा, उस घोड़े को छोड़ेगा तो फिर उस और भी जो क्षेत्रीय राजा होंगे, चाहे और भी राजा होंगे, अगर कोई राजा उसको पकड़ लेगा या उसको जो रोक लेगा, उसको इस राजा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उस लड़ाई लड़कर जीतनी पड़ेगी या तो हारे पड़ेगा। अगर हारेगा तो वो अपना पूरा साम्राज्य इस राजा के दे देगा, और जीतेगा तो इसका साम्राज्य हो जाएगा। तो ये है असमय यज्ञ। ठीक है, अगर इन उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता है, अगर घोड़े को जाने दिया, अगर छोड़ दिया उस घोड़े के, तो कि असमय यज्ञ करने वाले राजा के उससे ज्यादा शक्तिशाली था। यानी कि उसको छोड़ा तो यानी उस समझ जाएगा कि यानी कि मुझसे वो शक्तिशाली राजा नहीं है। इसके बाद उन्होंने राजाओं का यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, और राजाओं के भी क्या किया जाता था, यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। यह यज्ञ विशेष पुरोहित के साथ ही क्या किया जाता था कि संपन्न किया जाता था, यानी कि इसको माना जाता था। जिस तरह अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग कोई भी पूजा पाठ हो गया या कोई भी फतेह न्याज हो गया, तो वो क्या होता है कि जब तक ले मौलवी साहब या पंडित जी नहीं होंगे तब तक ले वो सफल नहीं माना जाता था। उसी प्रकार इसमें पुरोहित को होना जरूरी था इस यज्ञ में। ठीक है,
इसके लिए उन्होंने उपहारों से संपन्नित किया जाता था और उसको उपहार भी रखा जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। जो इस यज्ञ को कराता था वो जो राजा वो बहुत ही शक्तिशाली और विद्वान होता था। ठीक है, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं उसके लिए उपहार लाते थे और जो भी राजा यज्ञ कराता था और बाकी जितने भी राजा आते थे उस यज्ञ में, तो उस वो राजा इस राजा के लिए उपहार ले जाते थे। कोई कुछ भी ले जाता था और ले जाकर उपहार देता था। जैसे आपने पार्टी वोटी में कभी गए होंगे, कभी बर्थडे पार्टी में, तो वहाँ पर जाएंगे तो जो उसका जन्मदिन होता है उसके लिए कुछ उपहार ले जाया जाता है जिससे वो खुश हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर अगर राजा यज्ञ करा रहा है तो जो राजा को आमंत्रित किया जाएगा वो राजा उसके लिए उपहार या भेंट ले जाएगा। ठीक है, इन सभी योजनाओं में राजा का एक मुख्य स्थान होता था और इन सभी योजनाओं में एक राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे उसे राजासीन शासन कहा जाता। राजासीन शासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठा दिया जाता था, या राजा सिंहासन होता चाहिए या बाघ की खाल पर उससे राजा को बैठा दिया जाता था। युद्ध के क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था और राजा के सारथी ही सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गणना करता था और राजा के संग संबंधित खासकर उनकी उसकी जो रानियों तथा पुरोहितों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करते होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पुरोहित प्रक्रियाओं को देखना भरा था, यानी कि देखना भी भरा था। किसका? तो आमंत्रित राजाओं को सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो राजा के उपहार पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करते थे। क्या करते थे कि राजा के जो उपहार है, जो राजा के ऊपर पुरोहित बैठकर और उसको पवित्र जल से क्या करते थे, छिड़काव करते थे। ठीक है, और विश्व अथवा वैसे जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जैसे उपहार के लिए जो सामान्य लोग हैं उपहार लाते थे, उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे और उन्हें पुरोहित क्या मानते थे, शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों को शामिल नहीं किया जाता है और उसमें कई अनुष्ठानों को भी शामिल नहीं किया जाता है। एक यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया, इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाए और इस यज्ञ में जो भी उपस्थित हो रहे हैं उनका एक सूची बनाए और पेशों के आधार पर, मतलब जो उनका पेशा है उसके आधार पर वो क्या कार्य करते हैं उसके आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे और वहाँ पर कौन कौन से वर्ग शामिल थे, इस आधार पर आप एक सूची बनाए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो ये वर्ग मतलब कितने भागों में बांटा गया है। उस समय सामाजिक वर्ग थे। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। ये जो सबसे नंबर 1 पर ब्राह्मण, 2 नंबर पर क्षत्रिय, 3 नंबर पर वैश्य और 4 नंबर पर शूद्र। यानी कि ब्राह्मण केवल पूजा पाठ या ज्ञान की बात ही कर सकता है। क्षत्रिय केवल आपको जो सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लड़ाई लड़ सकता है, युद्ध कर सकता है, युद्ध के मैदान में राजनीति कूटनीति भी कर सकता है। पर जो ब्राह्मण जैसे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, केवल वो ज्ञान दे सकते हैं, यानी कि अध्ययन कर सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं। ठीक है, वो यही काम कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। वही क्षत्रिय है तो युद्ध कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, आपको सुरक्षा दे सकते हैं, राजा को सुरक्षा करेंगे, पर वो जाकर पूजा पाठ नहीं करा सकते हैं, बशर्ते इनको केवल
वर्ग के आधार पर बांट दिया गया है, डिवीजन के कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर और वैसे हैं जो वैसे ये केवल व्यापारी कर सकते हैं, केवल कामकाज या व्यापारिक कृषि उसी खेती उती कर सकते हैं। ये शूद्र हैं जो शूद्र सबसे निचले और सबसे दबे कुचले ये हैं, जो कि आप लोग देखे होंगे जिन्हें क्षुद्र के अभी आप लोग बहुत सारा सुने होंगे, चमार हो गए, दुसाध हो गए, इन लोगों को शूद्र यानी कि ये सबसे निचले और तबके के लोग रहते थे, ठीक है। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन या अध्यापक और यज्ञ कराना था, यानी कि देखिए यहाँ पर हम जो बोले हैं वही है, ठीक है। अध्ययन कराना या अध्यापक कराना या वेदों का, ठीक है, तो और यज्ञ कराना इनका ब्राह्मणों का काम है। इनके लिए उन्होंने उपहार मिलता था और इनके लिए उनको क्या मिलता था, उपहार मिलता था। वहीं क्षत्रिय जो थे, क्षत्रियों का काम केवल युद्ध करना, यानी कि केवल ये युद्ध ही कर सकते हैं और लोगों की रक्षा करना था, यानी कि वो लोगों को रक्षा करने की ही नहीं आता है, ठीक है। और युद्ध करना या तो लोगों की रक्षा करना, वैसे के काम खेती पशुपालन व्यापारी और तथा ये सब यहाँ तक तो ठीक है, यानी कि खेती कर सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं, क्योंकि आज भी बहुत आधुनिक मॉडल में भी देखिएगा तो आज भी किसान बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसान या पशुपालन कर सकते हैं। अब एक तो प्रकार की ये बिजनेस भी हो चुका है अभी के डेट में, तो पशुपालन यहाँ पर तक ठीक है, व्यापारी करना ये कोई गलत नहीं है, व्यापारी कर सकते हैं। पर शूद्र का काम अन्य तीनों वर्ग से सेवा करना था, यानी कि इन तीनों वर्गों का शूद्र काम क्या करना था, सेवा करना था। तो यहाँ पर आपको वर्ग के जो डिवीजन किया गया है यहाँ पर मालूम चल गया, यही एक चित्र दिया गया है। चित्र में धूसर पतरा है, ठीक है। इस तरह के जो पत्रों का ज्यादातर थैलियाँ या कटोरियाँ ही मिलती है, यानी कि इस प्रकार के थैलियाँ ही कटोरा मिलते हैं। यह पत्र बहुत ही पतली और सतह के सुंदर और चिप चिकने हैं, ठीक है। ये चिकने शायद इसका प्रयोग खास मौके पर या महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो कटोरी है इसको खास लोगों के लिए ही रखा गया होगा, ठीक है। यहाँ अब हम लोग समझते हैं जनपद क्या है, ठीक है। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। जनपद क्या है, महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे, यानी कि जो महायज्ञ के करने वाले जो राजा थे अब वो जन के राजा ना होकर, यानी कि अब जन के राजा नहीं हो गए, अब वो जनपद के राजा माने जाने लगे, ठीक है। जनपद का जो शब्द लिख है यानी कि अर्थ है जन के, यानी कि बसने की जगह होता है, उसे जन कहा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण जनपद यानी कि मानचित्र में यहाँ 4 में देखिएगा, पृष्ठ 45 में दिखाया गया है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप को पुरोहितवादों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, यानी कि पुरोहितवाद है, इनको कई बार क्या की गई है, खुद बस्तियों की खुदाई की गई है। दिल्ली में पुराना किला और उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हसीनतानापुर है और एकटा के पास उत्तरांजिखेड़ा है, उत्तरांजिखेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई जब किया गया, जो खुदाई से प्राप्त चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को भी पालते थे। वे चावल गेहूं और धान जौ दालों गन्ना तिल और सरसों जैसी फसलों उगाते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या इस सूची में तुमने किसी ऐसे फल का नाम मिला है जिसे का उल्लेख अध्ययन 3 में नहीं था, यानी कि आपको ये सूची में कोई ऐसा नाम मिला जो अध्ययन 3 में नहीं था। अब आप अध्ययन 3 में जाकर वहां देखेंगे तो अब यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है।
लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ घुसर और कुछ लाल रंग के होते थे, यानी कि कुछ घुसर या कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते थे और इनमें से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिलते थे, जिन्हें चित्रात या घुड़सर पत्र के रूप में भी जाना जाता है। जिन्हें चित्रात या घुड़सर पत्र के रूप में जाना जाता है, जैसे कि इनमें से इनके नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और इन बर्तनों पर क्या की गई है, चित्रकारी की गई है। ये आम तौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितियों की आकृति के रूप में माना जाता है, ज्यामितियों की आकृति के रूप में माना जाता है। महाजनपद, अब देखेंगे जनपद, उसके बाद से महाजनपद। महाजनपद करीब 2500 साल पहले, यानी कि सिंधु सभ्यता के समय की बात चल रहा है, ठीक है। कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं और कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन्होंने महाजनपद कहा जाने लगा और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है और मानचित्र में कुछ महाजनपदों को दिखाया। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी और अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जैसे मगध की राजधानी हो गया, वज्जी के वैशाली हो गया, ठीक है। ये सब एक महाजनपद की राजधानी हो गई, ठीक है। जैसे मगध की कई बार पाटलिपुत्रा, राजगिरी, ये सब राजधानी बनी करती थी। तो कई राजधानियों में किलाबंदी भी की गई थी और कई राजधानियों में किलाबंदी भी की गई थी। अतः इनके चारों ओर लकड़ी के ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी और इनके चारों ओर क्या बनते, लकड़ी के ईंट और पत्थर भी बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ऐसा लगता है कि लोग ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया है। तो ये अब मतलब ऐसा लगता है कि जो पहले के क्या होता था कि जब कोई राजा था वो अपने राज्य को किला से घेर देता था, जिसकी वजह से कोई भी अन्य राजा उस पर हमला ना करे, और हमला करे भी तो पहले वो उस दीवार को या उस किले को पार करके तब उसके पास पहुंचे। तो इसलिए वहां पर निर्माण किया जाता था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। यानी एक ऐसे भी राजा थे जो एक अपने राजधानी के बाहर एक विशाल, ऊंचे और प्रभावशाली दीवार घिरवा देते थे, जिससे वो समृद्धि का, शक्ति का प्रदर्शन माना जाए कि उसके पास वो बहुत शक्तिशाली राजा है, ठीक है। इस तरह के इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा, ठीक है। और इस तरह का सरल हो जाता होगा। इस तरह की इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का भी इंतजाम करना पड़ता था, और ईंटों तथा पत्थरों का भी क्या किया जाता था, इंतजाम किया जाता था। हजारों स्त्री तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा और इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, और इसके लिए भी संसाधन पड़ती होगी। ये है, देखिए, ये विशाल दीवार का निर्माण किया गया है, ठीक है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। कौशाम्बी किले की यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश में, और यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार और अवशेष है। इसके भाग्य का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुई थी, और इसका निर्माण कब तक हुई थी, 2500 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे
अब राजा की सेना रखने लगते हैं, और अब राजा क्या करने लगते हैं, सेना रखने लगते हैं, सिपाहियों की नियुक्ति वेतन देकर, और पूरे पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों और पृष्ठ 77 पर चित्र देखो के रूप में होते थे। इन सिक्कों के बारे में कुछ अध्ययन 8 में आप पढ़ेगा, और इन सिक्कों के बारे में कुछ आप अध्ययन 8 में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किसी प्रकार के विभिन्न थे। इन पर दो अंतर बताएं, और इन पर दो अंतर बताएं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कर के बारे में कि उस समय के कर क्या चीज पर लगता था, कोई और कौन कौन इस कर को देते थे, किन पर कर लगता था और किन पर कर नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो यह इसके हम बातें अभी देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अब हम लोग देखते हैं कर के बारे में। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, और महाजनपद के जो भी राजा होते हैं, कोई भी राजा होंगे, वो एक विशाल क्या बनाएंगे, एक किले बनाएंगे, जिसे उस पर कोई और विदेशी जो भी राजा होंगे, चाहे बाहरी कोई भी राजा, उन पर आक्रमण ना कर पाए। ठीक है, और बड़ी सेना रखते होंगे, और बहुत विशाल सेना रखते होंगे। ऑब्वियसली अगर राजा जब तक ले सेना नहीं रखेगा या विशाल किला नहीं बनवाएगा, तब तक ले वो अपने आप को जब सुरक्षा नहीं कर पाएगा, तो फिर जनता को सेवा या जनता की सुरक्षा में कैसे रखेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आज के जो प्रधानमंत्री कोई भी प्रधानमंत्री होंगे, अगर वो खुद की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, तो वो जनता की क्या खाक हिफाजत कर पाएंगे। तो इसलिए उनको उस प्रकार के एक अलग से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके वो सुरक्षा रह पाए, या उन पर कोई अदर इंसान या कोई भी विरोधी पार्टी या कोई भी विदेशी या देसी कोई भी उन पर अटैक ना कर पाए, जिसकी वजह से उनको उतना हाई प्रोफाइल सुरक्षा दिया जाता है। तो ये हर राजा के लिए है कि अगर जब तक राजा अगर मारा जाएगा, तो फिर समझिए कि उस पर दूसरे राजा या कोई भी राजा हो, वो उस पर आकर हक जमाएगा, और उसे वही उस राज्य के राज्य में राज्य करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको रखा जाता है। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों का आवश्यकता होता है, और इसीलिए उनको इतना संसाधनों की आवश्यकता होता है, और ये उनके लिए जरूरी भी है। ये संसाधन जब उनके पास नहीं रहेगा, तो वो फिर अब कैसे वो जनता के भलाई कर सकते हैं। तो इस चीज को आप देखें, इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों को भी आवश्यकता होती होगी, और इसके लिए उनको कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती होगी कि कोई भी संसाधन हो या कोई भी काम में अगर आप बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं, तो फिर उसमें कर्मचारियों का योगदान रहेगा, क्योंकि आप अकेला एक इंसान इतने कार्य को नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए वो जरूरी है कि कर्मचारी रहेंगे, नौकर रहेंगे, मजदूर रहेंगे, तभी वो कर सकते हैं। जब तक ले आप नौकर रखेंगे, मजदूरी रखेंगे, तो फिर उनका भी एक प्रकार के बिजनेस हो जाएगा, और उनको भी पेट पालना होता है। तो उसके लिए आप एक काम हो जाएगा, और आप भी थोड़ा आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, और समय समय पर क्या करने लगे, उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब वो क्या करने लगे, कर वसूलने लगे। पहले उपहार लेते थे, हर किसी से उपहार लेते थे, वो बगल के राजा हो या उससे प्रजा हो, उनसे क्या किया जाता था, उपहार लिया जाता। अब देखिए, उपहार लेने के बाद अब इसको छोड़कर अब उन्होंने कर वसूलना शुरू कर दिए समय समय पर। ठीक, अब किस किस चीज पर कर लगा है, जैसे फसलों पर लगाया गया है कर, यानी कि फसल पर जो आप खेती करते हैं, जो भी आप बोते हैं, उस पर आपको कर यानी टैक्स देना होगा। ठीक है, और जैसे आप खेती पर भी कर लगता है, फसल पर भी कर लगता है कि आपको कितना उत्पादन हुआ, उस पर भी टैक्स देना होता है। आपका कितना जमीन है, उस पर भी कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब उस हिसाब से कर लगने लगा। कारीगर के ऊपर लगाया गया कर, यानी कि अगर आप कारीगर हैं, कोई भी कार्य करते हैं या काम करते हैं, तो उस पर भी आपको टैक्स लगाया गया है, यानी कि कर अब देना पड़ेगा आपको।
पशुपालकों का जानवर या उसके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता है। यानी कि आप पशुपालन करते हैं जानवरों का, तो आप पशुपालन है उसका भी, अगर उससे जैसे दूध हो गया, दही बना रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं आप उसको भी व्यापार के रूप में, तो उसका में कुछ कर आपको देना पड़ेगा राजा को, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया व्यापारियों को सामान्य पर भी देना होगा टैक्स, और व्यापारी हैं उन पर भी टैक्स लगेगा कि उनका अगर कोई चीज सामान जैसे इस जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट के हिसाब से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो वहां पर भी टूल टैक्स या कर लगता है, तो उनको उस प्रकार से भी कर देना पड़ेगा। अखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं, जो वस्तु होंगे उन पर भी उनको कर देना होगा। जो भी मतलब जैसे अखेटक होंगे मतलब शिकारी हो गए, या संग्राहक यानी कि जो अनाज को इकट्ठा किए और उसको जंगल से, चाहे वो जंगल से प्राप्त हो, तो उनको भी ऑफकोर्सली कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद से यहाँ पर अखेटक तथा खाद्य संग्राहक राज्यों को क्या देता होगा, यानी कि इस पर एक आपको टिप्पणी लिखना होगा कि आप जैसे अखेटक हो गया वो तथा खाद्य संग्राहक राज्यों का वो क्या देता होगा, ठीक है। कृषि में परिवर्तन, अब यहाँ पर देखिएगा तो कृषि में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है पहले की कृषि में और अब की कृषि में, क्या परिवर्तन यानी कि क्या चेंजेस है, ठीक है। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़ी परिवर्तन आए, यानी कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो परिवर्तन है। हाल के फल अब लोहे के बनते हैं, और हल के जो फल हैं वो लोहे के बनते हैं, ठीक है। अब कठोर जमीन को भी क्या बोला जाता है, लकड़ी के फल की तुलना में लोहे के फल से आसानी से जोते जा सकते हैं। यानी कि जो भी कठोर जमीन है उसको लकड़ी के जो फल था उससे नहीं जुता पाता था, तो वो अब तो क्या किया जाता है, उसके तुलना में लोहे के फल बनाकर और उसे आसानी से जोता जा सकता है। तो दो चेंजिंग यहाँ पर दिखाई दे दी है। इससे फसलों की उपजाऊ बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है कि फसलों की उपजाऊ बढ़ जाती है जब आप हल से अच्छे से जुताई हो जाता है खेत के, तो उसमें नौमी हो जाती है, और नौमी अगर ज्यादा होने लगती है तो उसमें उत्पादन ज्यादा होने लगता है। दूसरी ओर दूसरे लोगों के धन के पौधे पर रोप या शुरू किया जाता है, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धन उपजाने के बजाय धान की पौधा तैयार कर उन्हें रोपना शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक धान का जो खेती है उसको क्या किया जाता है कि धान को उपजाने के बजाय उससे धान को अब रोपने की तैयारी किया जाता है। पहले क्या किया जाता था कि धान के उपजाऊ के क्यों छिड़का जाता था, यानी छिड़क कर खेतों में बीज को छींटा जाता था, ठीक है। अब धान को खेत को क्या किया जाता है, बीजों को रोपा जाता है। तो एक चीज यहाँ पर चेंजिंग आपको देखने को मिल गया। अब पहले की तुलना में अब बहुत ही ज्यादा पौधा जीवित रह जाते हैं, पहले की तुलना में अब के पौधे बहुत ही जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगे, और इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगे, क्योंकि पहले के लोग पेड़ पौधे पर भी निर्भर रहते थे। अब भी है पर उतना नहीं है, अब हम लोग सीमित है, पहले ज्यादा असीमित थे अब सीमित हो गए हैं, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो, ये क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इस परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों नहीं देता है, क्या राजा इस प्रोत्साहन को क्यों नहीं लेता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर सूक्ष्म निरीक्षण, यहाँ पर मगध, अब यहाँ पर हम लोग कुछ मगध के बारे में देखेंगे। जनपद महाजनपद हो गया, तो अब मगध के बारे में, फिर वज्जी और संघ, ये तीन चीज को देखेंगे, ठीक है। तो मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है जिसमें बहुत बड़े बड़े जो कि राजाओं ने इस मगध पर राज किया है। ये मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, पहले राजगिरी फिर पाटलिपुत्र भी हुआ है। राजगिरी पाटलिपुत्र जैसे शासक आए हैं उस प्रकार से इसका राजधानी चेंजिंग देखने को मिला है।
है, ठीक है। ये आपको पटना में स्थित है, वर्तमान पटना में है, जो कि गंगा और सोन नदी के तट पर बसाया गया है। इस शहर को जो पटना शहर है, ठीक है, ये पहले जो पटना था इसको पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता है। उससे पहले मगध, उसके बाद से पाटलिपुत्रा शहर बसाया गया और उसके बाद से पाटलिपुत्रा का नाम चेंज कर कर अब आपको एक पटना नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये एक कहानी छोटा सा मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग मगध देखते हैं। तो अब हम लोग मगध के देखेंगे। मगध के मानचित्र 4 में पृष्ठ नंबर 45 में मगध को ढूंढो। आप मानचित्र में जाएंगे तो वहां पर मगध को ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक सेकंड में मानचित्र ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है मगध। ये आपको पूरा मगध के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये है आपको ब्लैक कलर से दिया गया है मगध को। तो यहाँ पर मगध को हम लोग देख लिए। हम लोग ढूंढ लिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध का सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो बना गया है वो गंगा और सोन, जिससे नदी पर मगध के होकर बहती है। और ये आपको उस पहले ही बता चुके हैं कि जो गंगा और सोन नदी है उसके बीच में यहाँ पर मगध को बसाया गया है और मगध के विस्तार किया गया था, ठीक है। यातायात या जल वितरण और जमीन के उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी ये मगध। जो मगध थी, इस ये जो नदी भी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर गंगा एक जाती है और उसके सहायक नदी जो सोन नदी है, ठीक है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। और पहले के बात बोला जा रहा है कि मगध के एक हिस्सा था जो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ना कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में भी काम में लाया जाता था। और जो भी यहाँ पर जंगल एक हिस्सा में, जब बताया जा रहा है कि जंगल एक हिस्सा में था, तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि वहाँ पर जानवर नहीं होंगे, वहाँ पर जानवर बहुत सारे होंगे। और उनको पकड़ पकड़ के, हाथियों को पकड़ पकड़ के, और वो प्रशिक्षण देकर, यानी कि उनको शिक्षा देकर और उन्हें सेना में काम कराया गया और उससे काम लिया गया था। यही नहीं, जंगलों से घर, घड़ियाल या तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ी भी मिलती थी। और जंगल से भी यहाँ पर घर के लिए या गाड़िए के लिए, सॉरी गाड़िया हो गया, घड़ियाल नहीं, सॉरी गाड़िया, और यहाँ से और रथ बनाने के लिए लकड़िया का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा और अयस्क की खदानों है, और इसके लिए भी लोहा और अयस्क के खदानों भी है। मजबूत औजार और पत्थर जो हथियार बनाने के लिए भी बहुत सी उपयोगी किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ जरूरी होता है वो चीज़ यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जंगल है तो आपको लकड़ियाँ मिल जाएगी। जो पहाड़ी क्षेत्र भी है, जैसे गया हो गया, मधुबनी हो गया, ये सब आप आइएगा झारखंड साइड में, तो इधर थोड़ा बहुत पहाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो हथियार का औजार बनाने की चीज भी, पत्थर हो गया, ये सब अयस्क हो गया, ये सब आपको लोहा मिल जाएगा। इसके अलावा और से चीज भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो चीज इनको यहाँ पर जो मगध साम्राज्य है इसमें पूरी किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, बिंबिसार और अजातशत्रु, या अजातशत्रु इस तरह भी लिखा जा सकता है या इस तरह भी हुए करते थे। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे भी थे, जैसे मगध में मगध साम्राज्य में बिंबिसार था, अजातशत्रु था, और भी अन्य अन्य शासक थे जो बहुत शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। और महाजनपद बहुत, जो सॉरी मगध है वो बहुत बड़ा शासक वहां पर राज्य किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव और साधन को अपनाते थे। और अन्य जो उनके अगल बगल के जितने भी महाजनपद जनपद है उन सबको अपनाने के लिए या वो अपने राज्य में या मगध में मिलाने के लिए बहुत सारे संसाधनों का उपयोग किए थे। महापद्मानंद, जो एक महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, और एक महापद्मानंद और एक महत्वपूर्ण शासक, इनके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आपको 11th या 12th की एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ये अभी 6 क्लास की एनसीईआरटी है। उन्होंने अपने
नियंत्रण का एक क्षेत्र ही उस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में तक फैला लिया था और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ये फैला लिए थे। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगिरी कई सालों तक मगध का राजधानी बनी रही और बिहार का जो राजगीर है, जो अभी राजगीर गिर अब उस समय राजगिरी था, अब राजगीर हो गया है, वो आपको कई सालों तक वो मगध का राजधानी बना था। ठीक है, उसके बाद बदलकर पाटलिपुत्रा बनाया गया और पाटलिपुत्रा को आज नाम दिया गया है पटना। पाटलिपुत्रा अब छोटा सा एक कस्बा हो गया, यानी कि छोटा सा एक गांव का नाम हो गया है। और अब ये पूरा जो पाटलिपुत्रा है उसको अब पटना, ये जो बिहार के राजधानी भी कहा जाता है, तो बिहार पटना को राजधानी भी बनाया गया है। ठीक है, 2300 साल पहले की बात है, जब 2300 साल पहले की बात है कि मेडी मेसिडोनिया मेसिडोनियस का राजा सिकंदर मैसिडोनियस के राजा सिकंदर ने भी जब विश्व विजेता करना चाहता था, तो पूरी तरह से यहाँ सफल ना हो पाया और यहाँ पर सफल ना हो पाया। ठीक है, वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता और मिस्र के कुछ और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों के जीतते हुए भारत के उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था और सिकंदर ब्यास नदी के पास पहुंच गया था कि अब हमको मगध पर क्या करना है, वार करना है और मगध को मिलाना है, मगध को जीतना है। इस लालच में उधर से आया था और वार करने के लिए जब जब उसने मगध की ओर कूची करना चाहा, जब वो मगध की ओर कूची करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया और उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी और भारत के पास जो मगध था उसके पास हाथी, रथ, पैदल सेना बहुत ही मजबूत थी और मगध सच में बहुत ही बड़ा विशाल साम्राज्य रहा है और वहाँ पर बहुत ही योग्यता बल शासक रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पर थे। यहाँ पर देखिएगा तो इन सेनाओं के ऋग्वेद का उल्लिखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है और सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देना पड़ता है। ठीक है, ख नंबर में अब हम लोग देखते हैं वज्जी उतना बड़ा नहीं था पर फिर भी आपको उत्तर बिहार के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वज्जी साम्राज्य, जिसे आज वज्जी को वैशाली कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीकी ही वज्जी राजा था, यानी कि उसके नजदीक में ही एक वज्जी राज्य था जिसका राजधानी वैशाली बिहार के ही था, यानी कि ये भी बिहार ही में है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में वज्जी को वैशाली कहते हैं। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं, गण या संघ में कोई शासक के होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाते थे, यह सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों के एक साथ ही संपन्न करते थे और सभी ये संपन्न करते थे। सब भावों में बैठकर यह बातचीत हुई और बहस और वाद विवाद की जरिया तय किया करते थे। जो भी बात होता था वो सभा में बैठकर किया करते थे, जो भी बहस या बात या जो भी विवाद हुआ है उस सब चीज का कि क्या करना है और इसके बारे में क्या करना है, कोई भी बात होता तो उसको बारे में सोचते समझते थे और ये सब साथ में। ठीक है, और किसी तरह करना है और किस तरह भी करना है कोई काम को। ठीक है, शत्रुओं के आक्रमण से भी निपटने के लिए वह मिलकर चर्चा किया करते थे और शत्रुओं के लिए या चाहे कोई राजा अटैक कर रहा है वज्जी पर तो वो सब एक साथ बैठकर वो बात विचार अपने पक्ष रखते थे। स्त्रियां, दास तथा मक्कार इन सभाओं के हिस्सा नहीं लेते थे और इनमें स्त्रियां थी, जो दास थे, जो गुलाम है वो, और कम्मरकार जो है वो भी इस बहस में या चाहे इस सभा में शामिल नहीं होते थे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोला गया है।
अब हम लोग देखेंगे वज्जी। वज्जी का संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से भी लिया गया है, और दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, और यह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई वैशाखाओं दिए गए हैं, और बुद्ध के कई वैशाखाओं दिए गए हैं। इनमें से करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, और इनमें से करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। यहाँ पर देखिएगा तो अजात शत्रु और वज्जी संघ, ठीक है। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, और अजात शत्रु क्या करते थे, वज्जी संघ पर मतलब क्या करते थे कि आक्रमण करना चाहते थे। अब अजात शत्रु मगध के हैं, और ये आक्रमण किस पर करना चाह रहे हैं, वज्जी पर। इसके बगल में ही वज्जी है, मगध के बगल में। उन्होंने अपने मंत्री व वैसार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजे, और ये अपने मंत्री वैसराय को बुद्ध के पास भेजे कि क्या मैं वज्जी पर हमला कर सकता हूँ या नहीं, युद्ध करने के लिए। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है, तथा उनमें से सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, क्या उनमें से सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक कि वे पूरी और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, ठीक है। और बड़े का सम्मान और समर्थन और उसकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, ये सब चीज है, ठीक है। यहाँ पर वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, ये सब उनका शर्त है, ठीक है। किनका, तो ये महात्मा बुद्ध का। शहरों पर तथा गांवों के चित्रों का रखवार करेंगे, और विभिन्न मत मातावलंबी संतों पर भी सम्मान करेंगे, और उनके आने और जाने का कोई रोक नहीं लाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पर। यहाँ पे बोला जाए कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद भी उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक ही चला रहा है। इसके बाद गुप्त शासकों के गण और संघ पर विजेता प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, और उनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ेगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे। ये आपका जो चैप्टर है ये अब आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब अध्ययन 5 आपका समाप्त हो गया। अब अध्ययन 6 में महात्मा बुद्ध के और जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से आप आगे की टॉपिक देखेंगे, ठीक है।